दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसके हर कोने में सीक्रेट्स छिपी हुई है, मिस्ट्रीज़ छिपी हुई हैं। भारत का एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीजन है हिमालय का रीजन। हिमालयाज़ बहुत कम एक्सप्लोर किए गए हैं, पर कुछ ऐसे भी गिने-चुने लोग होते हैं जिन्होंने हिमालय को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। आज टीआरएस हिंदी पर हमारे साथ है देवांग थपलियाल, एक हिमालयन रेस्क्यू ऑपरेटिव, एक हिमालयन एक्सप्लोरर और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हज़ारों बार मौत का सामना किया है। इन्हीं की डरावनी और एक्साइटिंग कहानियाँ सुनेंगे हम आज द रणवीर शो हिंदी में। देवांग थपलियाल द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मुझे पता भी नहीं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। आप एक आउटडोर्समैन हो, आप एक एडवेंचरर हो, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हो एज अ हिमालयन रेस्क्यूअर। जितने एडवेंचर्स, जितने मिशंस आपने देखे हैं, शायद ही कोई और 27 ईयर ओल्ड ने इतना कुछ देख लिया है अब तक। आई फील मे बी इन द आर्मी पीपल हैव सीन इट, पर आप मुझे मिले थे मेजर विवेक जेकब के साथ। आई एम प्राउड टू नो यू एज अ फ्रेंड। लाइकवाइज सेम। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम लोग मिलेंगे और इतनी जल्दी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। दिल भी इतने सारे कॉन्वर्सेशंस होंगे हमारे। और वैसे ही एक कॉन्वर्सेशन आज करेंगे द रणवीर शो हिंदी पर। इस एपिसोड का थीम है हिमालयन स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज। आपने बहुत कुछ देखा है, आपने डेथ भी देखी है अपने एडवेंचर्स में, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज है। जानवर देखे हैं, डेंजरस एनिमल्स देखे हैं। आपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कंसल्ट किया है अबाउट टेरेन। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम पॉडकास्ट पे भी शायद नहीं कह सकते, पर जो चीज़ें हम पॉडकास्ट पर कह सकते हैं, ये एपिसोड उन चीज़ों के बारे में। आपने ये करियर स्टार्ट कैसे किया? आपका बचपन कहाँ गुजरा और वहाँ से आपने ये एडवेंचरर का करियर, आउटडोर्समैन का करियर कैसे स्टार्ट किया? तो मैं देहरादून में पला बड़ा हूँ, हम्म। लेकिन समर वेकेशंस में क्या होता था कि यार छुट्टी पड़ी है, आप जाओ घूम के आओ। हम्म। तो हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता था और पापा को छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, तो पापा मम्मी मम्मी के साथ हम लोगों को भेज देते थे श्रीनगर। श्रीनगर इज़ वो जगह जहाँ पे गर्मी बहुत होती थी गर्मियों की छुट्टियों में, और पहाड़ बहुत ज़्यादा रहते थे। तो वो एक टाइम था कि मैं पहाड़ की तरफ बड़ा आकर्षित हो जाता था। मुझे लगता था कि यार ये जगह मैं यहीं क्यों नहीं रह रहा हूँ पूरे टाइम। मतलब पढ़ाई के लिए मैं देहरादून में हूँ, तो पहाड़ में आना होता था। अब उसके बाद वहाँ पे मैं ना देखता रहता था कि यार इन इन पहाड़ों से और ऊपर कौन जा रहा है। तो कोई ना कोई रिश्तेदारी में जा ही रहा होता है, कोई ना कोई आगे जा रहा होगा। तो मैं बोलता था, हाँ मुझे भी लेके चलो। मैं बहुत ना क्यूट एक्ट करता था कि मुझे ना बस आगे लेके चलो आप। ये आपकी बचपन की बात है? ये मेरी बचपन की बात है। मैं बहुत छोटा था, सेकंड थर्ड ग्रेड में। तो चाचा को पकड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चाचा होते ही हैं कि हाँ चलो ठीक है इसको लेके चलो। तो वो चाचा ऊपर क्यों जाते थे? क्योंकि ऊपर जाना मतलब रोड्स में ऊपर जाना जहाँ पे रोड एक्सेसिबिलिटी है। तो उस टाइम पे मेरे चाचा पुलिस में, तो उनको आगे आगे जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ा है, तो एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जाना है। तो उनके साथ मैं भी साथ में उनको इरिटेट करता था उस टाइम पे तो बहुत। लेकिन कोशिश करता था कि यार इस टाइम पे मैं कुछ ना करूँ, बस सिर्फ पहाड़ एंजॉय करूँ। तो उस दौरान जब हम जाते थे तो मोस्टली नाइट को मूव होते थे। तो मॉर्निंग में ना सनराइज जो दिखता था, वो एक ऐसी चीज़ दिखती थी मुझे कि यार ये तो बेस्ट पार्ट ऑफ द डे है। कि इस मतलब मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सनराइज ही क्यों नहीं देख रहा हूँ। तो वो बड़ा मुझे आकर्षित करता था। मतलब मेरा मन करता था कि एवरी टाइम जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ हों मैं पहाड़ों की तरफ आऊँ। तो ये होने लगा। लेकिन बैक देन लाइफ भी चल रही थी, पढ़ाई भी करनी थी, नौकरी चाहिए थी करने के लिए। तो इंजीनियरिंग करा। इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करा, बट आई वाज डूइंग मोर इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ रादर देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इटसेल्फ। तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ तो रहा था, लेकिन मैथ्स 2 मेरा एक सब्जेक्ट था जो सेकंड सेमेस्टर से 7th सेमेस्टर तक मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और वो क्लियर ही नहीं होता था, मैं कितना ही पढ़ लूँ। एक पेपर था DSP, उसको मैं कहता था डिग्री स्टॉपिंग पेपर, वो भी कभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो एनीवे ये सब मेरे पीछे पढ़ के रखे हुए थे और मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मैं कहीं और ही जा रखा था बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ों के कारण। ये सोसाइटी का प्रेशर, फैमिलीज मेरी चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, इस फील्ड में काम करूँ। मेरे फादर इंजीनियरिंग खुद से, तो वो चाहते थे कि मैं भी इंजीनियरिंग में आगे कुछ करूँ, एक पिनिकल और आगे लेके जाऊँ। तो ऐसे से करते करते 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में एक प्लेसमेंट में मेरी नौकरी लग गई। तो मैं गया नौकरी वोकरी करने, 15 मंथ्स वहाँ पे रहा। तो वहाँ पे ना मुझे लोग मेरे सरनेम की वजह से पहाड़ी बोलते थे, और उसका मुझे ना बड़ा दुख होता था कि यार आउट ऑफ इतने सारे जो लोग हैं जो आज हम कमीशन होके यहाँ पे आए हैं,
यार मुझे ही क्यों अलग से पॉइंट आउट करा जा रहा है, तो मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। एक तो नया शहर, पहली बार मैं किसी शहर में गया हूँ। कहाँ गए थे? मैं गुड़गांव में था फर्स्ट टाइम। तो वो शहर है और बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है कि उससे पहले मैं बॉम्बे आया था बहुत बार, पापा ने मुझे बहुत घुमाया, लेकिन जब मैं ऊपर देखता था तो यार इससे सिर्फ पहाड़ों को देखता था, लेकिन इस टाइम मैं इमारतों को देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी ये बिल्डिंग्स हैं। तो ना मुझे बड़ा सैड फील हुआ कि यार पहाड़ी क्यों बोल रहे हैं मुझको, व्हाट इज़ बैड। तो मैं अपने दादाजी के पास गया, दादाजी से मैंने पूछा कि दादाजी मुझे पहाड़ी बोल के ऐसे चिढ़ाते हैं। तो बोले चिढ़ाते नहीं है। मेरे दादाजी मुझे बोलते हैं कि वो आपको चिढ़ाते नहीं है, तू प्राउड फील कर कि वो तुझे पहाड़ी बोल रहे हैं। तो उस दिन से मेरा थोड़ा परसेप्शन चेंज हो गया। आई वेंट बैक और मैं बोला हाँ ठीक है, कॉल मी पहाड़ी। मैं स्माइल करता था, पहले मैं बड़ा सैड हो जाता था कि यार मुझे पहाड़ी बोल रहे हैं। तो वो दैट चेंज्ड, एंड जैसे ही दैट चेंज तो उन लोगों को और जानना था अबाउट द माउंटेन्स, बिकॉज माउंटेन्स में थिंग्स जो हम टीवी में देखते हैं और जो ग्राउंड में चल रहा है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे कि वाइल्ड में किसी फैमिली का रहना, तो हमारे लिए पौड़ी नाम की एक जगह है जहाँ से मैं ओरिजिनली हूँ। पौड़ी में बहुत कॉमन था एक बाघ का आना और एक टाइगर, हाँ टाइगर का आना और एक बकरी को लेके जाना। टाइगर नहीं बोलूँगा, लेपर्ड बोलूँगा। ओके। तो बिकॉज वहाँ ना उस वाले टर्म में, हिंदी टर्म्स में बाघ इज एवरीथिंग, उस जॉनर में सब कवर हो गया आपका। उसमें लेपर्ड्स आ गए, उसके आपके स्नो लेपर्ड्स आ गए, उसमें आपके कूगर आ गया, एवरीथिंग विच इज अ वाइल्ड कैट, वो सब आ गया। तो बाघ का आना, एक जानवर को उठा के लेके जाना, ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन चीज़ थी। लेकिन जब इस बात को मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ लंच टाइम पे बोलता था तो वो बहुत कुछ डर जाते थे, कुछ बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, कुछ लोगों की आंखों में ऐसा चमक जाती थी कि यार एक जानवर देखा है। लेकिन मेरे लिए वो बहुत एक कॉमन चीज़ थी कि यार ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, वहाँ पे आग लगनी है, जैसी आग लगेगी जानवर नीचे आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। तो एक रिलेशन ना, बल्कि हमारी कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हुआ था जानवर के साथ उस टाइम पे, उस उम्र में, उस टाइम पे अब हुआ है। तो वो एक डर था कि हाँ बस ये है, ये अपना काम करने आया है, निकल जाएगा। बाकी दादी लोग हमेशा ये बोलते थे कि यार आप अंदर हो। तो दिस वे में मेरा एक क्यूरोसिटी बिल्डअप होने लग गया टुवर्ड्स द माउंटेन्स। एक टाइम आया व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट एन इंडोर्सी गाय एट ऑल। आई वाज हर्टिंग माई सेल्फ, आई वाज डूइंग थिंग्स जो मेरे लिए अच्छी थी नहीं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने आप का कि मुझे उस टाइम पे ना रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट मेड फॉर मी, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव टू, मुझे बाहर निकलना ही निकलना है इससे। तो आई जस्ट विद इन अ स्नैप आई टुक दिस डिसीजन कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। एक अपॉर्चुनिटी मिली टू बी इन ज़ांस्कर। वहाँ पे क्या करना है आपको, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वी ऑल नो। अब उस टाइम पे मुझे पता था कि ये सब हो रहा है, लेकिन इतना सीरियस नहीं था मैं इन चीज़ों के ऊपर कि यार ग्लेशियर्स ही मेल्ट हो रहे हैं और पता नहीं आने वाले टाइम में ग्लेशियर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, पानी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे आगे आगे। जिन लोगों को ज़ांस्कर के बारे में नहीं पता, थोड़ी तो इंट्रोडक्शन ज़ांस्कर एक ऐसी जगह है, ये लद्दाख, अगर हम लद्दाख से मनाली की तरफ आ रहे हैं तो बीच में एक माउंटेन रेंज आएगी ज़ांस्कर। ज़ांस्कर फेमस इसलिए है कि वहाँ पे एक रिवर है, ज़ांस्कर रिवर, जो सर्दियों में जम जाती है। जब वो जम जाती है ना, वो पूरी बर्फ़ बन जाती है। तो ज़ांस्कर के लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो सर्दियों के टाइम पे वो उस बर्फ़ वाली रिवर में चल के 7-8 दिन चल के जाते हैं। वाह। और 7-8 दिन जाने के बाद अपना सामान इकट्ठा करते हैं, फिर वो सामान लेके वापस आते हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आपको जिंदा रहने के लिए आपको ये काम करना ही करना है। जो आपको एसेंशियल चाहिए ना, वो देने के लिए आपको जाना है उस नदी में चल के। तो वो एक ज़ांस्कर है। अब ज़ांस्कर के ये तो टेम्परेचर इतना कम हो रहा है तो जम रहा है, लेकिन जो बाकी इलाका है वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अब जो बर्फ़ गिरती रहती है विंटर्स टाइम पे तो बहुत सारे बर्फ़ गिर गई, समर्स टाइम पे पिघलना शुरू हो जाती है। तो कुछ बर्फ़ ऐसी होती है जो पिघलती नहीं है, क्योंकि वो इतने सालों से गिर रही है, वो पूरा बन जाता है ग्लेशियर। बहुत सारा स्नो, मतलब इतना सारा पानी है जो एक जगह पे जमा पड़ा है। अगर वो एक टाइम पे निकल गया तो बहुत सारा डैमेज कर देता है बहुत सारे इलाकों में। ये हाल ही में ही हुआ ना? हाँ, ये मतलब ये तो हो ही रहा है, अभी तो रिसेंटली चल ही रहा है ये। लेकिन जो स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, ये चल रहा था 2015-16 में जब मैं गया था ज़ांस्कर। तो वो बर्फ़ पिघल रही है समर टाइम पे। अब वो बहुत जल्दी पिघल रही है, इतनी जल्दी नहीं पिघलनी चाहिए, जल्दी ज़्यादा पिघल रही है, मतलब बहुत सारा वाटर आउटपुट जा रहा है। और ग्लेशियर्स जो हैं, जो मतलब जिन्होंने पानी सप्लाई करना है फॉर द कमिंग जनरेशन्स या फिर 10 ईयर्स 15-20 ईयर्स, वो जल्दी निकल रहा है। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमारा काम था बस मशीन्स लेके जाना, ऐसे ऐसे गैजेट्स होते थे। सुबह मॉर्निंग में उठना, 5:36 जाके वहाँ पे मशीन लगाना, फिर शाम को घर आ जाना। तो आने में हमको लगते हैं 2 घंटे, ऊपर चढ़ना, चढ़ाई, नीचे आना, फिर शाम को जाना, फिर जाके जो रीडिंग्स हैं, कितना ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, सन कितना था, टेम्परेचर क्या था और वेदर क्या था, ये सब चीज़ें का लॉग्स बनाना था। तो मैं डेटा वहाँ पे क्रिएट कर रहा था। मेरे साथ एक और आदमी था, एंड मैंने काम किया 3 महीने तक। मैंने बोला अब मैं वापस इंडोर्स में नहीं जाऊँगा। तो
ये होते ही मेरे साथ मुझे पता चल गया था कि आउटडोर्स इज मेड फॉर मी। अब मुझे पता ये करना है कि हाउ एम आई गोना लिव ऐसी जिंदगी जो मुझे सस्टेन करेगा, कि आई हैव टू अर्न आउट ऑफ इट एज वेल। इसने मुझे एवरी डे देयर इज अ चैलेंज, नो डाउट, कि हर दिन एक चैलेंज है। हर दिन अगर आप सो भी रहे हो ना, तो वो भी यू आर ऑल्सो इन अ 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट। जो आप 24 घंटे आप काम कर ही रहे हो, या तो किसी के लिए या तो खुद के लिए, कि यू हैव टू लिव अनदर डे। और हर दिन आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आता है कि अगर आपने अगले दिन सनराइज देखा, तो मुझे वो सनराइज मुझे वापस वो वाला सनराइज पे लेके जाता है जो मैं बच्चों में देखा करता था। और हर दिन सनराइज ना अच्छा ही होता है। तो दिस इज हाउ मेरा आउटडोर वेंचर शुरू हुआ। मुझे इतना इंटरेस्टेड फैसिनेटेड हो गया पहाड़ों के लिए कि यस, नॉट जस्ट पहाड़, मुझे आउटडोर में रहना ही रहना है। दिस इज समथिंग जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। अब गवर्नमेंट के साथ एज अ रेस्क्यू मिशन एग्जीक्यूटिव काम करते, इज दैट करेक्ट? आई विल नॉट से दैट इज टोटली करेक्ट। ओके। तो होता ये कि अगर जहाँ पे जो टीम है, अगर वहाँ पे वो टीम है और दूसरी टीम को आने में टाइम लगेगा, तो आप जो टीम वहाँ पे हो, आपको ही सारे वहाँ पे रेस्क्यू मिशन हैंडल करने हैं। क्योंकि रेस्क्यू मिशन में और सर्चिंग में जो क्या चीज़ है कि आपके पास ना टाइम की बहुत लिमिटेशंस हैं। आपने 2 घंटे डिले करा, वो जो लोकेशन है वो कुछ और हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कश्मीर में हम लोग हैं। अब कश्मीर में क्या है, पेनिट्रेशन बहुत सारा है, वैलीज बहुत सारी हैं। अब किसी आप टीम को बोलोगे कि वहाँ पर आए, तो डिपेंड करता है कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है। अब क्लोजेस्ट जो है उसी को जाके वहाँ पे ऑपरेट करना है। तो आपको पहले तो फाइंड करना है कि भाई वो लोकेशन है कहाँ पे जहाँ पे कोई बंदा खोया है। तो पूरा तो आप पहले सर्चिंग करते रहोगे, उसके बाद फिर उसका रेस्क्यू करोगे। तो इसमें टाइम इतना इंपॉर्टेंट गेम प्ले कर जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर का उधर करा, या आपने वेट किया कि वहाँ से हेल्प आएगी, तो उसमें जिसको हम सर्च और रेस्क्यू कर रहे हैं उसका गेम खराब हो सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, जो भी आपके पास सामान है, सब लेके कंपाइल करके टीम बनाओ एंड जस्ट गो एंड उस बंदे को या उस कैजुअलिटी को, जो भी चीज़ हुई है वहाँ पे, उसको रेस्क्यू करो। नॉट जस्ट मेन, बट एट टाइम्स दे कैन बी एनिमल्स टू। कभी घोड़ों का भी सीन हो जाते हैं। घोड़ों बहुत लाइफ लॉन्ग, वो मतलब उनको ना लाइफ स्टॉक है वहाँ पे। घोड़े हैं तो जाके उनका विंटर्स में काम वाम चलता है, कश्मीरियों का खासतौर पर। आपने काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया है, जानवर को रेस्क्यू किया है, पर आपने काफ़ी सारी डेथ भी देखी है। हाँ। आपने मुझे कोई स्टोरी सुनाई है डेथ के बारे में। स्पेसिफिकली आपने केदारनाथ फ्लड्स के टाइम कुछ देखा था, तो आई लव फॉर यू टू शेयर द स्टोरी। वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। उस टाइम पे तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं अपने 2nd-3rd ईयर में था। और मैंने एक वॉलंटियर किया था एक चीज़ में वर्क करने के लिए, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसमें दे वो 6 पीपल, 6 लोग थे, 6 लोग आ रहे थे उत्तराखंड में। और जो वुमेन है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होती नहीं है, जो पढ़ाई नहीं आती टेक्स्ट बुक में। पढ़ाई भी आती है तो वो चैप्टर ना स्किप कर दिया जाता है। तो अगर किसी लड़की के पीरियड्स हो रहे हैं, तो उसको ना, मतलब आप टीचर ना बड़ा अनकंफर्टेबल है उस बात को आगे कहने के लिए, उसमें हाइजीन प्रोसेस क्या है। तो उस स्पेसिफिक काम के लिए एक टीम आ रही थी जिसने स्कूल टू स्कूल विजिट करना था। अब जब हम स्कूल टू स्कूल विजिट कर रहे थे, हम पहले स्टार्टिंग से क्लियर करते हुए जा रहे हैं कि ये स्कूल विजिट किया, अब फिर आगे वाला स्कूल। तो हम एवरी डे, हर हफ्ते बाद हम ना पेनिट्रेट कर रहे हैं हिमालयाज़ के अंदर। हम काफ़ी अंदर तक चल जा रहे हैं। अब जब मैं हिमालयस के अंदर पेनिट्रेट करने की बात करता हूँ, उसका मतलब ये है कि आप ना जहाँ पे मूल सुविधाएं हैं, उस जगह से आप दूर 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 जा रहे हो। जैसे मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, तो वहाँ पे देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं। उस टाइम पे तो सिर्फ देहरादून हुआ करता था 2012-13 के टाइम पे, और बाकी और हॉस्पिटल्स थे। बट देन अगर कुछ हुआ है तो यू वुड लाइक, हमको यही चाहिए कि यार सब कुछ फैसिलिटी एक साथ मिल जाए अगर कुछ हानि हो जाती है। तो ऐसे करते करते हम अंदर चलते गए उस वैली के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट करके। काफ़ी स्कूल से वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो वहाँ पे ये एजुकेशन चल रहा था। 2 दिन तक लगातार बारिश हुई। हम लोग टिहरी उत्तरकाशी के एक जगह पे थे, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि यार ये चल क्या रहा है। हमारे जो सारे मूवमेंट्स थे आगे के, वो कैंसिल हो गए। तो जिस स्कूल में हम थे, उसी स्कूल में हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई। हमने इम्प्रोवाइज़ किया और वहीं पे हमारा वो चलने लगा। अब जो मुझे कॉल आया कि जो ये 6 लोग हैं, इन लोगों को इवैक्यूएट करना है कुछ भी करके। तो इस टाइम पे मैं सर्टिफाइड भी नहीं हूँ किसी को इवैक्यूएट करने के, बट अभी मैं ही एक पर्सन अवेलेबल हूँ वहाँ पे। कोई और अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। और जो लोग हैं वो लोग उसी गांव के हैं, और वो एक हाइट में रहते हैं। तो इस टाइम पे हो क्या रहा था केदारनाथ फ्लड्स के टाइम पे, कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर फट के नीचे आ गया। बहुत सारा पानी एक साथ आया बिजली गिरने की वजह से। वो पानी जब आया तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को उसने अपने अंदर समा दिया, और बहुत सारा लैंडस्लाइड हो गया रास्ते में। तो जैसे जैसे वो ग्लेशियर नीचे आता रहता है, वैसे वैसे नदी जो है वो बड़ी होती रहती है। ग्लेशियर जब वो नदी पे मिला, तो वो नदी बहुत बड़ी हो गई,
और वो इतना विकराल हो गया कि वो अपने साथ साथ जो भी कुछ आ रहा है सबको लेके जा रही है। कितने सारे पुल बने होते हैं जो रास्ते में, वो सब तोड़ते फोड़ते सब आगे निकल रही है। अब कोई इस तरफ है, उसको अगर इस तरफ आना है तो पुल तो गया, अब क्या है, अब वहाँ पे जो टीम होगी जिसको कुछ आइडिया है तो वो बनाएगा वहाँ पे पुल वुल बनाएगा इन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पे हो ठीक है, अगर किसी के पास ट्रेनिंग है कि भाई मैं इस जंगल में रह सकता हूँ तो रह लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि यार लोग फ्रीक हो जाते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हमारा कौन है, मेरी फैमिली उधर रह गई, मैं इधर हूँ, मुझे उधर जाना ही जाना है, एक जिद हो जाती है और फिर उस पैनिक में ही अपने आप के ऊपर डाउट्स आते रहते हैं, सेल्फ डाउट्स, और आप उल्टा चीज़ें कर देते हो जो नहीं करने चाहिए, मतलब ठीक है। तो हम वो बनाना ही है। तो मेरी टीम के साथ स्पेसिफिकली ये हुआ कि भाई आपको निकलना तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो नाला बड़ा हो रखा है ये तो हो ही रखा है, बट बिकॉज ऑफ 2-3 दिन की पुरानी बारिश की वजह से बाकी सारे नाले भी बाहर निकल रखे हैं, रोडें टूटी हुई हैं, ये सब चल रहा है। तो धीरे 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 करके हम उस मेन जगह की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे सब कुछ हुआ है chaos। तो ऐसे जब हम आ रहे हैं तो हम रास्ते में देख रहे हैं बहुत सारे लोग रो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब 2 चीज़ें थी वहाँ पे मेरे पास, एक था कि मैं यहीं पे रुक के जो ऑलरेडी हो गया है उस चीज़ को हैंडल करूँ, जो ऑलरेडी बाकी लोग जो डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर जो मुझे टास्क असाइन है कि इन 6 लोगों को वापस लेके आना है वो करूँ। तो मैंने तो यही चूज़ किया कि यार इन 6 लोगों को लेट मी गेट देम आउट। मैं अगर लेके आया था पेनिट्रेट भी, मैं सब पूरे 7 टाइम में ही था, तो मैं इनको वापस लेके जाता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो रखा था कि सब जगह लैंडस्लाइड्स हो रही थी, तो हमें बहुत सारी क्रॉसिंग्स करनी पड़ी। एक रात ऐसी आ गई, तो ये ना बहुत मल्टीपल डेज तक चला, 3-4 दिन तक। खाना पीना जो था वो आपका सेकेंडरी चीज़ हो गई थी, प्राइमरी चीज़ बस यही था कि आपको यहाँ से निकलना है। और जानवर का खतरा तो रहता ही है। अब जानवर का खतरा इस टाइम पे ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जानवर भी इस टाइम पे भुगत रहा है, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा पानी एक साथ आ जाएगा। उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसमें है, लेकिन इतना सब उथल पुथल हुआ है चीज़ें कि वो भी अपनी जगह से बहुत ज़्यादा, वो भी डिसोरिएंटेड है मेंटली, उसको भी सेफ जगह चाहिए, उसको भी अपने बच्चे होंगे या कुछ भी है, उसको अपना ख्याल रखना है, तो वो भी घूम रहा है इधर उधर। तो एक वो डर था। ठीक है, दिखे तब जानवर उस टाइम पे हमें से बेर दिखा दूर से, और मतलब ऐसा था कि इसके पास नहीं जाना। वो बहुत बड़ा विकराल तरीके से पहाड़ में हमको दिख रहा है पूरा। उस टाइम पे ना इतनी बारिश हुई थी कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो ग्रीन में अगर आपको ब्लैक एकदम मूवमेंट दिख रही है बड़ी सी, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बट मैंने उसको पूरा फिगर आउट कर लिया कि ये इतना बड़ा जानवर यहाँ से मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ पे और हो सकते हैं, तो वो एरिया अवॉइड करना है फिर, और आपको निकलना तो है ही, वो तो आपका प्राइमरी टास्क है ही। तो ऐसे करते करते हम निकलते गए, एक पुल आ गया। एक पुल आने के बाद मैंने 6 लोगों को निकाला। पानी तेज आ रहा है, अब पानी अब और ना बादल कड़क ही रहे हैं, ढम 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 आवाज़ आ रही है, बहुत बादल गरज रहा है बादल, और ऐसा लग रहा है कि अभी यहीं पे ना कुछ हो जाए। जब ठंडर हो रहा था ना, तो वो पुल हिल रहा है। अब डर तो मुझे भी लग रहा है, फट मेरी भी रही है कि यार अब मैं ही ना निकल जाऊं यहाँ पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोग हैं ना सब आए। तो 6 पहले अपनी टीम को निकाला, अब वो 6 ना रुके हुए हैं, वो आगे जा नहीं रहे, बिकॉज वो उनको चाहिए कि मैं भी आऊँ, क्योंकि आगे भी और ऑब्स्टिकल्स हैं, और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रखा है मेरे ऊपर। और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से एक तो चीज़ है ना कि आपको बीइंग स्ट्रांग और एक्टिंग स्ट्रांग, तो मैं स्ट्रांग तो उस टाइम पे था नहीं, बट आई वाज एक्टिंग स्ट्रांग कि हाँ भाई एवरीथिंग विल हैपन गुड, मैं निकालूंगा आप लोगों को। तो उन लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मुझे उसी कॉन्फिडेंस के ऊपर पे मैं और लोगों को निकाल रहा हूँ। एक टाइम बाद एक ऐसा आ गया कि उनको लगा कि अब ना बहुत हो गया, आपने बहुत लोगों को निकाल दिया। तो उसने मुझे बोला कि इधर आओ, उसको मुझसे बात करनी थी। मैं गया उनसे बात करने के लिए, थोड़ा मुड़ा हूँ पीछे, लोग आ रहे हैं 4, मैं इतना मुड़ा हूँ, थोड़ा 2 स्टेप और लिए, इतने में इतना पानी आके बूम, और वो 4 लोग गए, दर गॉन। मैं इतनी तेज हो गया ये सब कुछ, मैं पीछे देख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, पुल ही नहीं है, सब गायब। मैं अब जब देखा, मैं नेक्स्ट लाइन ऑफ साइट गया कि वो कहाँ गए वो लोग, तो मुझे पुल दिख रहा है, पानी इतना तेज है कि बॉडी का पता ही नहीं है कहाँ गई, किस पत्थर के नीचे गई, कितना दूर गई, कुछ आइडिया ही नहीं है। और मैं फील कर रहा हूँ कि ये डेथ आ रखी है यहाँ पे एकदम, अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अब शायद मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ, या फिर ये कुछ और चल रहा है। वो स्टेट ऑफ माइंड पहुँच गया है मेरा, और मैं भी बहुत यंग हूँ इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। मतलब मुझे अगले 2 दिन नींद नहीं आई कि यार वो मुझे चेहरे याद आ रहे थे जो वेट कर रहे थे कि हम आगे आ जाएंगे और हम इस पार आ जाएंगे, बट वो नहीं आए, और वो कहाँ है नो आइडिया। तो ये जैसी हुआ और इतना क्विक सक्सेशन में हुआ कि सोचने का मौका नहीं मिला। अब नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पे रुक नहीं सकते ना, अभी तो और चैलेंजेस हैं आगे। तो फिर उससे और आगे निकलते गए एक टाइम फिर ऐसा है, अब इसके बाद मेजर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, यही जो एक ट्रॉमा बस गया था दिमाग में।
फिर एट मैक्स उसके बाद क्या हुआ कि रोड टूट जाती थी, तो हम जहाँ तक हो सके रोड से पहुँचे, फिर पूरा पहाड़ चढ़ के ऑन द अदर साइड, फिर वहाँ पे कोई गाड़ी मंगाई, फिर ऐसे करके हम आगे करके पूरा देहरादून नीचे आ गए थे, फिर दिल्ली पहुँच गए थे। तो देवर वो तो बड़े, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फेयर हो गया था कि यार हम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर आना पड़ेगा हमको रेस्क्यू करने के लिए, जो कि यार मैंने तो अपने टाइम में बहुत कम देखा है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है हिमालयाज़ में आपको रेस्क्यू करने के लिए। एयरफोर्स ने उस टाइम पे फिर अपनी कार्रवाई शुरू करी थी, बट वो कार्रवाई हो रही थी सिर्फ केदारनाथ के एक्चुअल स्पॉट में। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, वो डेड बॉडीज उठा रहा था, इतनी डेड बॉडीज इकट्ठा हो रही थी वहाँ पे। तो ये था एक छोटा सा इंसिडेंट कि जब आता है वो, तो उस टाइम पे मैं एक कदम इधर होता तो शायद मैं तो यहाँ बैठा नहीं होता अभी, मैं वाटर में स्ट्रगल करते करते पता नहीं कहाँ मेरी बॉडी निकल चुकी होती। वो एक कॉल वहाँ से उसने करा, मैं सुनने के लिए कि बोल क्या रही है, मैं थोड़ा सा आगे गया उसको सुनने के लिए, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज थी, ठंडर इतना सारा था, पानी आवाज़ इतना मार रहा था कि मैं उसके पास गया सुनने के लिए। जितने में वहाँ गया हूँ पीछे से धमाका और गायब। जो 4 लोग थे जो चढ़ चुके थे ऑलरेडी ब्रिज में, वो गायब। वॉन्डर कर रहा हूँ कि अच्छा। वाओ, एंड दिस इज़न्ट द फर्स्ट डेथ यू सीन। इसके बाद भी आपने बहुत सारी इसके बाद फिर ना एक काइंड ऑफ वो हो गया था कि सेफ्टी फर्स्ट, पहले खुद की एक थोड़ा मेच्योरिटी आ गई थी, है ना। ये उससे पहले हो रहा है कि मैं जब नौकरी, आई वॉज इन द इंडोर्स एंड आई वॉन्टेड टू बी इन द आउटडोर्स, तो दिस हैपेंड बिफोर दैट। और ये एक वो चीज़ थी जो मुझे उस टाइम पे आई फेल्ट द मोस्ट अलाइव व्हेन आई, जब डेथ एकदम पास आ गई ना, उस टाइम पे सब कुछ आ गया था। और ये इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्लोज भी नहीं था डेथ के में, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि मैं ऑलरेडी बह रहा हूँ पानी में फिर मैं निकल के स्ट्रगल करके बाहर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो बस मैं था ही नहीं शायद उस लिस्ट में कि मुझे लेके जाना है, यार जो भी था क्रिया। आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि क्यों कोई कोई लोग बच जाते हैं और क्यों कोई कोई लोग? हाँ, मैंने तो मतलब बहुत बार डिस्कस किया है लोगों से, बहुत बार तो नहीं, कुछ जो खास हो जाते हैं तो यही बोला जाता है कि यार मे बी गार्जियन एंजल बैठा है कोई जिसने लक है ना, और तो कुछ था नहीं, मुझे तो लगता नहीं और कुछ था, सिर्फ लक ही रहा होगा। और सिर्फ यही नहीं, 2-3 बार, और ऐसा भी नहीं मैंने कुछ करेज दिखाया, अगर यहाँ पे मैं और करेज दिखाता उनको बचाने आता तो शायद उस करेज की वजह से मैं गया था। 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, या तो मेरे बैक ऑफ माई हेड मुझे पता है कि अभी आने वाला है, कभी भी आने वाला है, अभी इट्स द टाइम टू स्टेप बैक, बट मैं उसको खुद एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। वो मेरा दिमाग मुझे बोलता तो रहता है एक टाइम पे कि हाँ भाई अभी आ जाओ। अब जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितना वंस आई एम इन दिस फील्ड, अब एक चीज़ आई नो फॉर श्योर कि सेफ्टी फर्स्ट, व्हेन यू आर सेफ देन ओनली आप किसी और को आगे बचाओगे। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओके आई एम सेफ, द सेकंड थिंग इज हाउ मेनी पीपल आर देयर, उनको फिर आगे फिर और स्टेप्स ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे करके दिस वॉज माई फर्स्ट वन जो मैंने आपसे शेयर किया था। और फिर हाँ चलते आए हैं उसके बाद से। अब जितनी बार आता है वो मोमेंट, उतनी बार लगता है कि ठीक है, मतलब अभी इससे और बुरा देखा है तो व्हाट कैन बी द वर्स्ट। मेरे को एक्चुअली आपको आपके वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में पूछना था, बट वो शायद इसके बाद भी हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें कुंतल के साथ, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस पॉडकास्ट में आपने बेयर्स के बारे में बात करी, हाँ। और आपके पास एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, तो कुछ एनिमल स्टोरीज बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। आपने स्नो लेपर्ड भी देखा है? स्नो लेपर्ड हमने डिस्टेंस से देखा था। स्नो लेपर्ड को कहते हैं घोस्ट कैट। वो उस एनिमल से मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि एक तो यार वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ पे कोई भी जानवर ना जा पाए, उसको ना शिकार करने के लिए नीचे आना पड़ता है, शिकार करता है अपना और निकलता है ऊपर। ऊपर से बैठ के आई वॉन्डर कैसे पूरा पैनोरामा देखता होगा कि दुनिया नीचे क्या चल रही है, बीइंग लाइक द किंग, ऊपर एज अ लेपर्ड ऊपर बैठ रखा है एंड देन ही इज लुकिंग अराउंड। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग इन अ टेरिटरी टू लुक एट हिम, ही उसने ना हमको बहुत पहले देख लिया होगा। वो घोस्ट कैट उसको कहते ही इसलिए कि आपको ना वो दिखेगा नहीं, उसके कलर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को पूरे टाइम कैमोफ्लेज रखेगा। आप उसको इतनी जल्दी फिगर आउट कर ही नहीं सकते कि वो कहाँ पे बैठा है, क्या बैठा है, अनलेस वो मूव ना कर रहा हो। जब वो मूव करता है तो कोई ना हिलती हुई चीज़ बहुत जल्दी हमें स्पॉट हो जाती है। तो हम लोग यार स्पीति में थे और ये हो रहा है 2016 में। 2016 की बात है। मैं किब्बर नाम की एक जगह है, किब्बर है एक इलाका जो मतलब एक वन ऑफ द हाईएस्ट विलेजेस में माना जाता है वो। तो उस इलाके में लोग रहते हैं। अब हम लोग वहाँ पे तो हैं ही, लेकिन मुझे ना ये होता था कि सनसेट के लिए जाना है, किसी अच्छी जगह में जाना है। तो मैं एक लोकल आदमी के साथ कि यार वहाँ से सनसेट देख के आते हैं। और हाँ, शाम को मुझे बात भी करनी थी कि मुझे ना वहाँ की वो लोकल ड्रिंक बहुत पसंद है और उसको भी बहुत पसंद है। तो इसी बात में हम दोनों दोस्त बन गए कि आज रात को हम अरक पियेंगे, जो कि वहाँ का लोकल ड्रिंक है। तो इसी कॉन्वर्जेशन अलॉन्ग द सेम लाइन्स हमने बोला चल ठीक है, विल टेक अ हाइक और सनसेट देखना है।
और कलर्स बड़े खूबसूरत हो रहे थे, लग रहा था कि सन नीचे जाते थे और खूबसूरत होगा। तो हम चले गए आगे आगे आगे, और जाते आते हमको एक स्नो लेपर्ड दिखा। बहुत ही मेस्मराइजिंग साइट थी मेरे लिए तो, कि एक स्नो लेपर्ड देखा है भागते हुए जा रहा है, मतलब छलांगे मार रहा है, और मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना जूम कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन फिर भी वो कैप्चर नहीं हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए स्नो लेपर्ड को देखना, जिसको मैं इतना, मतलब घोस्ट कैट है यार, जो दिखता ही नहीं है घोस्ट एज अ घोस्ट। वो एक चीज़ थी, वो एक काफ़ी उसमें हुआ था, डिस्टेंस में था, जो एक बहुत बार तो नहीं, 2-3 बार मैं लेपर्ड के बहुत क्लोज आया हूँ। लेपर्ड के इतना क्लोज आया हूँ कि मतलब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि अब वो जो होगा होगा। ये कहानी हो रही है तपोवन नाम की एक जगह है, उसके अराउंड, और हम लोग ना एक हाइक पे गए। तो अब क्या करना है, वहाँ से हमको नीचे आना है, ठीक है, और वहाँ पे मेरी टीम पूरा वाइंड अप कर रही है। तो मैंने बोला यार मैं ना पहले निकलता हूँ, मैं आगे ना सॉर्ट आउट कर दूंगा चीज़ें, जब तक तुम लोग नीचे आओगे तब तक ये हो जाएगा। तो मैं जितना सामान हो सकता है वो सामान लेके नीचे की तरफ मूव करने लग गया। अब मैं जब मूव कर रहा हूँ, मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, अच्छा दिन है, सब कुछ बढ़िया है, डे वॉज क्लियर, है ना, झाड़ियाँ थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन डे वॉज गुड। और ये ऑल्टीट्यूड रहा होगा कम से कम अराउंड 9000 फीट का, 9000 फीट के अराउंड ये बात हो रही है। तो मैं नीचे आ रहा हूँ आराम आराम से, और इतने में पता नहीं क्या होता है कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे एक जानवर दिखता है जो कि मेरे इतना पास है कि मैं उसका जो पूरा चेहरा है वो मेरे पूरे चेस्ट जितना है। तो जब उसको, सबसे पहली साइड ये थी, उसके बाद उसको पीछे का देखा तो बहुत बड़ा जानवर है, मतलब ये इसने मुझे अगर खाना है ना तो ये मुझे खा जाएगा अभी के अभी। और इतना तो मैं ये सब मैंने बाद में सोचा है, उस टाइम पे बस इंस्टेंट थॉट ये था कि ओके अब क्या, अब मैं मूव करूं ना करूं, 10 चीजें एक साथ आ गई। मतलब मैं हनुमान चालीसा इतनी बड़ी है जो मैं, मतलब मंगलवार के दिन में मेरी मम्मी बोलती थी कि जाना है तो ये ट्यूसडे को और ये करना है, वो ऐसे करके मैंने पढ़ दी। मैंने अपनी मम्मी पापा का नाम ले लिया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सोच ली उस टाइम पे। वो मतलब ये बात मैंने जेकब सर से डिस्कस करी तो उन्होंने बोला कि उस वो ना टाइम नहीं है, तुम टाइम से ऊपर उठ के किसी और मूवमेंट में आ जाते हो जिसमें आप टाइम से रिस्ट्रिक्टेड हो ही नहीं। तो वो मेरे साथ हो गया था कि वो 10 सेकंड रहे होंगे, 8 सेकंड रहे होंगे, लेकिन उस 8 सेकंड में मैंने सब कुछ देख लिया था जो मैं देखना चाहता हूँ मरने से पहले। और मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि भाई अगर अब तू ये भूख है तो भाई तू मुझे खा ले, मैं तो, मेरे पास तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं भागूं यहाँ से। मेरे पास बिल्कुल वो हिम्मत भी नहीं थी, ना कोई करेज था। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था कि भाई ओके आ जाओ, आप ले लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। एट दी एंड वही था, और हमारा ना आई कंटैक्ट हो रहा था पूरे टाइम। ये जो 8 सेकंड थे जिस टाइम पे मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, वो भी मुझे आंखें डाल के देख रहा है। इसी टाइम पे मैंने सब कुछ, आपके कितने पास था? मेरे वो रहा होगा कम से कम 8 मीटर, ओके। 8 मीटर्स रहा होगा वो डिस्टेंस। और मुझे लगता है कि वो शायद एक जंप था, वो एक थोड़ा हाइट में भी था, तो वो एक जंप था कि वहाँ से वो एक जंप लगेगा, और शायद सबसे पहले वो जंप एकदम मेरे गले में ही आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ना आपके गले में अटैक करते हैं। तो मैं ये भी, मतलब इस जो मैं 8 सेकंड में जो थॉट्स आए थे मेरे, ये भी सोच लिया था कि मेरा भी अगला चाकू कहाँ पे है। मेरा बैकपैक ये है, बैकपैक के यहाँ पे चाकू रहता है, और ये भी आ गया था कि इस चाकू से तो ये इसने मरना नहीं है इसने मुझे मारना ही है, और मैंने आपको दे दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ले लो, मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ उसके आगे। तो वो एक मूवमेंट था 8 सेकंड के लिए, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। एक टाइम बाद उसने आंखें नीचे करी, मैं पलटा, मैंने अब पीछे नहीं देखना इसको, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है, टाइट है। और मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो मैं मुड़ गया हूँ, मैं आई स्टार्ट वॉकिंग, जिस रास्ते में मुझे जाना है, अगर इसको चाहिए तो ये मुझे आके खाएगा, नहीं तो मैंने तो अपने आपको दे ही दिया है। अब तो मेरी मृत्यु तो उसी टाइम में हो चुकी है, अब तो मेरे जो चल रहा है ना रास्ता, ये तो एक्स्ट्रा है, ये तो अब ये एड ऑन आ गया। तो मैं उस रास्ते को कवर कर रहा हूँ, और मैं, जो मेरे पैरों की आवाज़ है उससे ज़्यादा आवाज़ मेरी धड़कन की हो रही थी कि अभी वो मेरे पीछे ही है, मुझे फॉलो कर रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पीछे देखने की कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो मैं फिर से वो मूवमेंट नहीं चाहता जो अभी हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था इसने, क्योंकि मुझे वो आंखों में ना बहुत चीज़ें आ गई थी यार, मतलब ऐसा सब कुछ हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर देख रहे थे। मैं उसको देख रहा हूँ कि क्या है, क्या मतलब उसकी आंखों के, उसके पूरा, और जैसे आंखों में देख रहा हूँ, लेकिन आई कैन उसका पूरा चेहरा देख सकता हूँ, एक एक उसका जो बाल निकल के आ रहा है, और जिस तरीके से मुझे देख रहा है, और कितना फियर्स है। तो वो डर है मेरे अंदर पूरा, और शायद उसके अंदर भी यही डर था कि आई एम लुकिंग एट हिम, अगर शायद मैं उस पर अटैक कर दूं, वो भी उस फेयर के अंदर जी रहा है कि, क्योंकि जानवर भी हम लोगों से, उन लोगों, वो बहुत शाय एनिमल से हम लोगों से दूरी बना के ही रखते हैं। अगर उस टाइम पे मैं भागता तो शायद वो फ्रीक आउट होकर मुझ पर अटैक करता, जो कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता, और मैं अगर उस पर अटैक करने आता अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि एज ए ह्यूमन मैं तेरे से सुपीरियर हूँ,
तो शायद वो मुझ पे अटैक करता और कुछ हो जाता। अगर वो मुझ पे अटैक करता वो अलग बात थी, मैं तो अपने आप को दे ही चुका था एनीवे। तो मैं तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था ही नहीं कि हमारा ये सब होगा और मैं इससे विजयी हो क्या आऊँगा, वो था ही नहीं। हाँ, मेरे पास ना गन थी ना कुछ, एक चाकू था वो भी इतना कुछ नहीं, कुछ चाकू का साइज नहीं था, उसकी स्किन को भी पियर्स नहीं कर पाता। तो ये सारे थॉट्स के साथ मैं चला अपने अपने रास्ते, और जब मैं चल रहा था मेरी शांत था, ना कोई नदी बह रही है ना कुछ बह रहा है, शांत इन्वायरमेंट है, अच्छा दिन है, क्लियर डे है। तो मैं जब चल रहा हूँ तो ठक ठक की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है पहाड़ों में, जब नीचे उतर रहे होते हैं तब ज़्यादा होती है, ऊपर चढ़ते टाइम आपकी ब्रेथलेसनेस ही होती है, नीचे उतरते टाइम मेरी पैरों की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं दे रही है, मुझे अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है जो इतनी ज़्यादा बीट कर रही है कि मेरे अंदर फिर से हिम्मत नहीं है पीछे देखने की, क्योंकि वो मेरे पीछे है। नीचे पहुँचने के बाद मुझे एक योगी दिखा, सैफरॉन कलर पहन रखा था उसने। मैंने बोला भाई तू मुझे गले मिल ले पहले यहाँ पे। हाँ, मैं मेरी अभी हालत हो रही कि टाइट, आप मुझे गले मिलो। मैंने उसको गले लगाया, उसने मेरी आंखों में देखा कि इसको क्या हो गया, और उसको ना मेरी आंखों में देखते पता चल गया कि इस आदमी ने कुछ देख के आ रहा है, कुछ ये पागल वागल टाइप है आदमी। उसने मुझे देख के उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, उसकी दाढ़ी मुझसे बहुत बड़ी, उसने देखा मेरी तरफ कि मतलब एकदम वियर्ड से एक्सप्रेशन दे दी, क्या कर रहा है तू। और मैं उसको गले मिल रहा हूँ, मेरे आंसू आ नहीं रहे, मतलब मैं रोना चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आंसू टपक गया मेरे कि भाई ये लाइफ है, ये अभी तो अब तो आगे और जीना है। ये जो मैं तो शायद छूट के आ गया किसी एक जो मुझे ग्रैब करके ले जाता अपने साथ। तो वो एक चीज़ थी जो हुआ। ये इसलिए ज़्यादा मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना ये अकेला विटनेस कर रहा था मैं, चाहे वो ब्रिज वाला हो चाहे ये वाला हो, मैं अकेला वहाँ पे हूँ खड़ा हुआ, और इतना डर लग रहा है कि और कोई शेयर करने के लिए नहीं है आगे। जब आपके साथ ना कोई 2-3 बडी हो ना, तो आप ना एक इंस्टेंट एक्शन बना सकते हो एंड यू कैन अप्रोच उस एक्शन को लेकर। लेकिन जब आप अकेले हो तब आप अकेले हो, आप फिर अकेले ही हो, आपने जाना है तो अकेले जाना है, अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपने अकेले करना है। तो ये वो चीज़ थी। इसके बाद एट टाइम्स इवैक्यूएशन करते टाइम मोस्टली होता है कि आपके साथ टीम है और आप एक किसी बॉडी को लेके जा रहे हो, विक्टिम को लेके जा रहे हो, कैजुअलिटी को लेके जा रहे हो, तो उस टाइम पे अगर कोई जानवर आ रहा है तो वो जानवर आपसे ज़्यादा अफ्रेड होगा, क्योंकि आपके पास एक मोटिव है मूव करने का, पूरी एक टीम है आपके पास और एक मोटिव है, तो अकेले आप कहीं नहीं जा रहे हो। जानवर इन चीज़ों को सेंस कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत आसानी से। दिस इज द लैंग्वेज दैट दे शेयर। आई थिंक जो कोई भी कोलिजन से पहले जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू एनिमल्स या फिर टू ह्यूमन बींग, जो लड़ाई हो रही है अगर, वो आंखों आंखों का जो कंटैक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द वे कि उसी में आधी से ज़्यादा बातें हो जाती हैं बिटवीन टू ब्रेन्स और द एंटायर बॉडी लैंग्वेज। जानवर आपको पढ़ लेते हैं आपकी आंखों के थ्रू। हाँ बिल्कुल। तो वो एक लेपर्ड के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था उन 8 सेकंड्स में जब आपने उसके आंखों में देखा? हमने कुछ नहीं करा, वो मुझे देख रहा था और मैं उसको देख रहा था। आपको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहा था? मुझे मैं ये सोच रहा था कि शायद ना ये चाह रहा है कि ये कंटिन्यू रहे, जो आंखों का चल रहा है ना हमारा, जो हमने आंखें ब्लिंक भी नहीं करी ना, कुछ ऐसा थॉट आया। मतलब मुझे तो डर लग रहा था मैं ब्लिंक करूंगा और ब्लिंक करने के बाद मैं शायद खुलूंगा ही नहीं फिर से। तो मैं जितना देख सकता हूँ भी मैं सब कुछ देखूंगा। अगर ये मुझे जंप करेगा तो मैं देखूंगा कि मैं कैसे जा रहा हूँ, विदाई कैसे ले रहा हूँ अर्थ से, या फिर जो भी मेरी लाइफ है, जो भी कॉन्शियसनेस है मेरी जो चल रही है, एक्टिव है, तो मैं उसको देख रहा हूँ उसकी आंखों में आंखें डाल के, और वो भी मुझे फियर्सली तरीके से देख रहा है कि बस अभी हो गया, अभी गया। एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मैं आंखें नहीं हटाने वाला, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देखूंगा, अगर होना है तो ये होगा। मैंने अपने आपको दे चुका ही हूँ, तो बस आ जाओ आप ले लो। बट ये था कि यार मैं नीचे नहीं देखने वाला, ना मैं इधर देखने वाला हूँ, ना मैं दिखा रहा हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ या कुछ भी है। जो मेरे अंदर चल रहा है वो चल रहा है, 1000 चीज़ें चल रही है मेरे अंदर, मेरी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा हाई हो रखी है, और पर मैं उसको तो देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, एक दूसरे को देख रहे हैं हम लोग। बस आपको लगता है वो उस लेपर्ड ने सोचा होगा कि हाँ मैं इसको खा जाऊंगा अभी एक मोमेंट? मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी शायद मैं अलाइव हूँ इसलिए मुझे नहीं लगता। अगर उसके अंदर एक भी सेकंड का थॉट होता कि ये मुझे खा जाएगा, तो वो मुझे खा देता विदाउट अ डाउट। बट मेरे अंदर तो ये चीज़ थी कि अगर तूने मुझे खाना है तो मैं भाई तुम्हें तो देखूंगा, तुम मुझे मेरी तरफ जंप ले, सब कुछ कर, बट आई विल नॉट लुक डाउन। मैं कांस्टेंट रखूंगा एक कनेक्शन जो है हमारा, छोटा मोटा कनेक्शन है। और मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि यार अभी ना ज़िंदगी में कभी फिर से जंगलों में मिल गए तो हम एक दूसरे को रिकग्नाइज कर लेंगे। हाँ, एक कनेक्शन हम दोनों के बीच में स्टैब्लिश हो गया है, उस जानवर में और मेरे अंदर। आई डोंट नो उसने कितनी बार ह्यूमंस को देखा है, कितनी बार ह्यूमंस को ऐसे देखा है कि उस ह्यूमन ने वापस उसकी आंखों में देखा है, या कोई और जानवर। क्योंकि जो ये आईज वाला कनेक्शन है ना, आईज आर द विंडोज टू द सोल। आई हैव रेड दिस समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा है, और वहाँ पे ना हमने एक दूसरे को पेनिट्रेट कर लिया था हमने सब कुछ। मुझे लगता है कि मैंने उसकी लाइफस्टाइल समझ ली थी उस टाइम पे कि किसको खा के आ रहा है, क्या करके आ रहा है, कितना डेंजरस तू है,
और तूने क्या अपना जंगल में माहौल क्रिएट कर रखा है। तो वो एक कनेक्शन हमारा बन गया था। बस ठीक है, उसके बाद तो हो गया वो मोमेंट पास। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मोमेंट ब्रदर। आई नो ये आपके लिए बहुत पर्सनल एक मोमेंट थी। हाँ, पर्सनल तो बहुत है। उस टाइम में मुझे खुद मतलब आफ्टर दैट सब कुछ जो है वो एक्स्ट्रा ही है। तो अब जो भी कर रहे हैं फुल फोर्स के साथ करो, क्योंकि पता नहीं अब जंगलों में ऐसा मोमेंट फिर से कब आ जाए। और मुझे उस टाइम पे ना, अगर मेरे पास शायद अगर कोई और हथियार होता तो शायद मैं रेडी हो जाता, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देता, एकदम उस मोड में आया था कि आ जा तू, है ना, अगर तुझे करना है जंप तो कर, मैंने यहाँ से ओपन करना है या फिर अपना चाकू खोलना है, तू आ जा। तो वो नहीं आया। वो मेरे ख्याल से पीस रेजोल्यूशन हो गया हम दोनों का। कोई और एनिमल्स के साथ इंटरेक्शंस हुई है आपकी? लेपर्ड्स ही सबसे ज़्यादा दिखे हैं मुझे। बाकी जो घातक जानवरों में तो यही सब ज़्यादा दिखा है। बियर डिस्टेंस से दिखा है। आपने एनिमल अटैक्स देखे कभी किसी और पे? बॉडीज देखी हैं जो ऑलरेडी करके चला गया। कौन सा जानवर? वो लेपर्ड का ही काम था। जिस तरीके से जानवर को मारा गया था, कैसे एक मारते भराल था, सिर्फ बॉडी पूरे खा रखी थी ना, और सिर्फ जो हेड है वो अनटच था, बाकी पूरा खा रखा था बॉडी। और ये हमको उसी दिन मिला था जब हम किब्बर गए थे, उस दिन हमने देखा था। लेपर्ड एक शॉट में ही मार देते किसी को या आराम स्लोली? नहीं, वो गले में अटैक करता है, उसके बाद एक बार जगुलर वेन। हाँ, अटैक करने के बाद उसको बस ये नहीं चाहिए कि मुझे अब इसको चेज नहीं करना, वो बस नीचे गिर जाए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना खाना शुरू करेगा। तो मैंने किसी को देखा नहीं अपने सामने मरते हुए, तो मुझे लगता है कि मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं जंप इन कर जाऊंगा। आपने कभी बेयर अटैक विक्टिम देखा? मैंने, हाँ, अरे ऋषिकेश में मैंने देखा है एक वुमन को, उसका ये वाला हाथ पूरा ये खा रखा था, पंजे मार रखे थे, तो पंजे के निशान थे, हाँ, और पूरे हाथ में पंजे के निशान थे। ये उसके साथ हुआ था शाम को 6:30 बजे करीब, सर्दियों के दिनों में। तो उसने स्टोरी शेयर करी थी मुझसे। बस मैंने खुद से नहीं करा कभी फेस टू फेस बियर के साथ। आपने हिमालयाज और जनरली आउटडोर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया, तो लोग कहते हैं कि हिमालयाज में ऐसे बहुत सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में हमें शायद पता ही नहीं ना हो। जैसे ओनली 5 to 10% ऑफ हिमालयाज आर डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। मतलब 90% शायद कोई ह्यूमन वहाँ तक पहुँचा भी नहीं है। बट आई फील कि कुछ ऐसे ऐसे हिस्से आपने एक्सप्लोर किए। हाँ, तो हर पहाड़ का क्या है, देखो, आपको सर्च एंड रेस्क्यू जब आप कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सेफेस्ट एग्जिट आउट, सेफेस्ट तो है ही और साथ में शॉर्टेस्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास ना टाइम की कमी बहुत ज़्यादा है। जैसे इमेजिन ना, जैसे अभी मैं संचित से बात कर रहा था, तो उसी टाइम पे एक चीज़ मैंने समझाने के लिए कि एक पूरा रेडियस है, ये पूरा एक पेपर है, ये पेपर है पूरा आपने फैला रखा है, और आप इसके अंदर आ रहे हो, तो आप ना इस पॉइंट से सेंटर तक आने के लिए एक आपने लाइन ड्रॉ करी, आपका एक्सेस था। लेकिन ये पहाड़ को अगर आपने इसको पूरा कंपाइल करा तो ये ऊपर जाएगा, जो कोनिकल पार्ट है सबसे ऊपर चला गया, ये कोन टाइप ऑफ बन गया, लेट्स से दैट इज अ माउंटेन। तो आपने तो एक रूट कवर किया है, उसके बाद उस पहाड़ में कितने सारे एरियाज हैं ऐसे जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनमें गुफाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलाके हैं माउंटेन्स में विच आर वेरी अनएक्सप्लोर्ड। नंदा देवी करके एक माउंटेन है, वो उत्तराखंड का हाईएस्ट है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माना जाता है, और हाईएस्ट इन द वे कि मतलब पूरा कंप्लीटली इंडिया में, कंचनजुंगा जैसे शेयर करते हैं हम लोग। तो उस वैली में पियर्स करने के लिए ही आपको कम से कम 10-12 दिन चाहिए, वो क्योंकि अलग से ही खड़ा है, सब सारे पहाड़ों के बीच में अलग से खड़ा हुआ है वो पहाड़। तो उसके अंदर तक जाने के लिए आपको पहले डेंस जंगल में जाना है और उसी जंगल में चलते रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यूज़ की, यार आपके पास कितना सप्लाईज है, कितना फूड है, वो वहाँ तक जो लगेगा, उसके बाद कितना लगने वाला है जो आप जब पूरा क्लाइंब करोगे। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, और जो काम ऐसा है कि उसमें आपको ना, अगर आपको किसी टीम को एक जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे उस जगह का इन एंड आउट पता होना चाहिए थ्रू मैप्स। एक तो मेरा होमवर्क है, और थ्रू बीइंग एट दैट प्लेस एंड एक्सप्लोरिंग दैट एरिया कि भाई इसके उधर की साइड क्या है, इसके लेफ्ट रिज में क्या है और राइट रिज में क्या है। तो इन चीज़ों को करते करते ना मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मिस्ट्रीज़ हैं। मिस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि चाइना पता नहीं क्यों इन्वेस्टेड रहता है हमारी इन मिस्ट्रीज़ में, उसको बहुत इंटरेस्ट है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं हिमालयाज़ में, जो उगाई नहीं जा रही हैं बट दे आर नेचुरली ग्रोइंग, तो वो चीज़ें, वो स्मगलिंग बहुत होती है यहाँ से उधर की तरफ, बहुत सामान जाता है, पता नहीं वो किस चीज़ में टेस्टिंग करते हैं। तो एक उसमें से चीज़ है कीड़ा जड़ी करके।
कीड़ा जड़ी पता नहीं इसका यूज कहते हैं, मोस्टली लोकल लोगों से मैंने सुना है कि आपकी सेक्स एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काफी यूज होता है, और मे बी इट्स बीन यूज्ड एज वाइग्रा या कुछ अलोंग द सेम लाइंस, उसका टेस्टिंग है। तो इसका बहुत स्मगलिंग चलती है। अब इसमें होता क्या है, ऊपर ना लोगों ने कैंप वैम्प बना रखे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, सेटल डाउन हो रखे हैं, और दे विल गो एंड ये सब एक्सट्रैक्ट करेंगे, कम डाउन, एंड देन द स्मगलिंग विल गो ऑन। तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व है कि यार वो चीज़ वहाँ से दूसरी कंट्री में जा रही है, और चाइना में ही पक्का होता होगा बिकॉज वो ऑल्टीट्यूड गेम की वजह से हो रहा है वो चीज़। तो ये क्या है? ऑल्टीट्यूड गेम ऐसे कि जैसे कोई भी इलाका जो 11,000 10,000 फीट में है, तो 10,000 फीट 11,000 फीट 12,000 फीट इसमें क्या है, बर्फ़ गिरेगी। जब बर्फ़ गिर जाती है उसके बाद, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिर गई, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिरने के बाद पहाड़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, पहाड़ के बर्फ़ के नीचे कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं उसमें से एक चीज़ होती है कीड़ा जड़ी। अब जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है तो ये सब चीज़ें जो अंदर ग्रो हुई हैं ये बाहर निकल के आती हैं। अब जब ये बाहर निकल के आती हैं, इनमें से एक बहुत सारी दवाएं या फिर जड़ी बूटियां जो निकल के आ रही हैं उनमें से एक ये है। तो जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो मोस्टली ये लोग जिन्होंने अपने कैंप वैम्प्स लगा लेते हैं गाँव से आके, और फिर वो जाते हैं और इनको भर के लेके आते हैं, फिर इसका चलती है, तस्करी चलती है या कुछ ना कुछ चलता रहता है इसका। अभी लॉकडाउन टाइम से मैंने एक आदमी से मिला, तो उसका वो उसी काम के लिए जा रहा था या फिर आ रहा था, लेकिन उसको लगा था कि मैं इस काम को करता हूँ, तो वो मुझसे शेयर ऐसे कर रहा था डेटा जैसे मैं भी इसी काम को करता हूँ। तो मतलब उसको वो अलोंग द सेम लाइंस प्ले करने लग गया था। इंडियन था? हाँ, वो इंडियन ही था। कि आप उस एरिया में जा रहे हो और इस काम के लिए जा रहे हो, तब मुझे लगा मैं इस काम के लिए जा तो नहीं रहा हूँ, फिर आप मुझे बताओ और कहाँ होता है ये। तो उसने मतलब कॉन्वर्सेशन थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन था। एनीवे जो भी है, तो ये होता है, फिर उसको आप लेके आते हो एंड देन आप बेचते हो। कि मतलब उम्र कैद की सज़ा है, डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी मुझे लगता नहीं होगा, पर उम्र कैद की सज़ा है इसके ऊपर, और पकड़ लिए तो फिर चीज़ें चलेंगी। बट हमने तो बहुत देखे हैं पहाड़ में, हमने तो ऐसे देखे हैं कि मतलब हम वह हैं वहाँ पे। अब ठीक है, बर्फ़ पिघल भी रही है, हमने देख लिया वो नीचे, हमने तो बहुत खा दी है ऐसी वो मतलब फैसिनेशन में कि यार ये होता क्या है, इतना ड्रामा क्यों मचा रखा है पूरी दुनिया में कि इसकी स्मगलिंग में बैंड है या फिर ये है और चाइना इसमें इंटरेस्टेड है, और ये इतनी सारी स्टोरीज जो है ना, उस स्टोरीज ने उस जड़ी बूटियों को इतना फैसिनेटिंग है नहीं, पर मेरे लिए तो बड़ा बना दिया है। तो जब भी मैं किसी गाइड के साथ जा रहा हूँ, गाइड ने बोला कि सर ये है, मैं अच्छा देखिए सर इसका 500 रुपीज़ होता है इस चीज़ का। मैंने दिखा जरा कैसा दिखता है, आई टुक इट, मैंने खा दिया वो मैंने अच्छा होता क्या है, अब कुछ होगा मुझे कि अब कुछ होगा, अब आप ही को पता चलेगा। तो मैं रात को सोच रहा हूँ यार हुआ क्या इससे जो मैंने खाया ना, तो अलोंग द तो ऐसे ही करके मैंने पता नहीं कितनी जड़ी बूटियां ऐसे खा दी जिनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है किसी ना किसी चीज़ में। तो मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ, मतलब अच्छा ही जी रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है बट या आपको लगता है संजीवनी बूटी जैसी असली चीज़ होती है, जैसे रामायण में संजीवनी बूटी की बात हुई थी? हाँ, मुझे लगता है होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि मेरी चोटें जो लगी हैं तो उसके लिए ना क्या, आपको ना कोई पुराना आदमी चाहिए। जब जो मेरी टीम है, जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, हम बड़े लकी हो जाते हैं कि अगर हमने किसी जंगलों में कोई आदमी को देख लिया, क्योंकि उस आदमी के पास बहुत सारा ज्ञान होगा जो कि वो खुद भूल रहा है और वो पास ऑन नहीं हो रहा है, या फिर किसी जगह में टेक्स्टेड नहीं है, उसका कुछ फ्रेम नहीं है, डेटा फ्रेम नहीं है, तो हम ले लेते हैं जितना हो सकता है। या फिर जो गाँव वाले हैं उन लोगों को काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, तो अब कभी खो गए, अब कुछ खाने के लिए नहीं है, अगर आपने कुछ गलत चीज़ खा दी तो फिर आपका इनटू द वाइल्ड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो जाता है कि खाया वो, और वन बेरी विल लीड यू टू सम अदर जोन, यू विल वेक अप इन सम अदर वर्ल्ड। तो ऐसे चीज़ हो सकती हैं, एंड देयर आर सो मेनी एडिबल थिंग्स अराउंड यू, तो फाइंड आउट कि अच्छी चीज़ क्या है खाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो चोट वोट लगी थी मेरे, अब चोट में उसने बोला कि ये हल्दी है ऊपर, हल्दी तो देखो वैसे है ही एंटीबायोटिक का काम करती है। घर में जब आऊँ मेरी मम्मी हमेशा हल्दी का दूध उनको है कि इसको हल्दी का दूध, लेकिन इन द माउंटेन्स में टू फिगर आउट कि यार कहाँ पे होना है, कैसे होना है, वो एक एक्सपीरियंस से आएगा। जिस आदमी ने पहले फेलियर देखा है उसके बाद वो अगर पास आउट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो वो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब आपको वो कैरी फॉरवर्ड करनी है, अपने पास रखनी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास, तो मैंने बोला ठीक है यार करो उसका कुछ करो। चोट लगी हुई थी मेरे ठीक ठाक, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि वंडर्स ऑफ वंडर्स हैपेंड, लेकिन इतना तो था कि आई वाज फीलिंग रिलैक्स्ड, मैं चल पा रहा था अगले दिन, पूरा जो डिस्टेंस कवर करना था। नहीं तो उस चोट में तो मैं अपनी टीम को डिले कर रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा था। जिस रास्ते को कवर करने के लिए हमको 7 दिन लगने थे, उस रास्ते को कवर करने के लिए 11 दिन लगने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी चोट के कारण।
बट जो वो चीज़ें थी, क्योंकि ऑल्टीट्यूड में क्या है ना, आपका कोई भी वुंड है वो हील नहीं करेगा, उसको हील होने में टाइम लग जाएगा। लेह में और सियाचिन में मोस्टली ये है कि यार आपको ना अपने आप को सेफ रखना है, किसी और चीज़ अपने आप को ना किसी हज़ार्डस चीज़ के पास नहीं लेके आना, ठंडी चीज़ टच नहीं करनी है, टच करा तो वो आपका हाथ उसी में चिपक जाएगा, वाह। बिकॉज आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म है, वो उतना ठंडा है, तो आप जैसे ही उसमें हाथ रखोगे तो हीट इंस्टेंट ट्रांसफर होता है उधर से इधर, और वो आपका पूरा हीट ले लेगा, वो आपको एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। अब जब वो आप उसको बाहर निकालोगे ना तो आपकी पूरा स्किन लेके बाहर आएगा। तो ये मेटल बाइट वगैरह चीज़ें होती रहती हैं। आपने बुजुर्ग लोगों की बातें की अभी, कि जो ओल्डर हिमालयन पॉपुलेशन है उन्हें शायद हिमालयन सीक्रेट्स के बारे में पता है। क्या आपने कभी यति के बारे में सुना है किसी से? तो ये मेरा सब्जेक्ट है, हिमालयाज एंड माउंटेन्स एंड आउटडोर्स। तो आउटडोर्स हो गया, उसके बाद माउंटेन्स हैं, फिर हिमालयाज, थोड़ा और अंदर डीप स्टडी हो जाती है। तो यति मैंने बहुत सब कुछ जो मुझे यति के बारे में पता है, ये सब मैंने पढ़ा है और सुना कुछ नहीं है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें से किसी ने मुझे आज तक यति के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही उन्होंने कहीं सुना। दिस इज फॉर गिवन कि ये उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनी और इसके बारे में कोई उनके पास भी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सिविलाइजेशन एंड हो जाती है वो मोस्टली अराउंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 हज़ार फीट, 12 हज़ार फीट के ऊपर नहीं होगा, और अगर होगा तो वो ट्रांस हिमालयस में होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रांस हिमालयस क्या है, कि जैसे जब हिमालयस बन रहे थे तो ये एक तिब्बत है, तिब्बत एक ऑलरेडी एक इलाका है जो सी लेवल से ऑलरेडी ऊपर है, ये सी लेवल है, इससे ऊपर है, यहाँ से एक लैंड आ रहा है, ये इससे टकराया, ये टकराने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे खड़ा हो गया। तो जो ये खड़ा हुआ, जो पिनेकल तक गया, ये बन गए ग्रेट हिमालयाज। फिर कुछ लोग इधर की तरफ हैं, कुछ लोग इधर की तरफ हैं। अब ये लोग तो ऑलरेडी ऊपर हैं, ये ऑलरेडी ऊपर है। अब इन लोगों के पहाड़ जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 12,000 में है और 12,000 से कोई पहाड़ ऊपर जा रहा है। ये जो पहाड़ यहाँ बीच में बने हैं, इनमें से बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जो छोटे से लेकर ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी नीचे हैं ही। तो ये शिवालिक्स है, लोअर हिमालयाज है, फिर ग्रेटर हिमालयाज, ये ट्रांस हिमालयाज। अब ट्रांस हिमालयाज के लोग तो 12,000 फीट में रह ही रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है 12,000 फीट में रहना, क्योंकि यहाँ पे स्नो हजार्ड्स काफ़ी सारे हैं। इधर की तरफ सारी स्नो है, इधर भी स्नो है, ऐसा नहीं है स्नो नहीं है, काफ़ी स्नो है, बट यहाँ पे ज़्यादातर ड्राई रहता है कि मॉनसून पूरा उधर आ नहीं पाता, ये ग्रेटर हिमालयाज के से रुक जाता है। तो अब जो यहाँ पे सिविलाइजेशन है वो मोस्टली अराउंड लोअर हिमालयाज के इलाके में, ग्रेटर हिमालयाज में रहना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे आपको एक दो बाबाज कभी दिख गए तो दिख गए, बट ऐसा कभी दिखेंगे नहीं, लोग ज़्यादा दिखेंगे नहीं। वही लोग दिखेंगे या तो फौजें ऑपरेट करती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉर्डर इश्यूज़, कि भाई यहाँ से आपका कोई और कंट्री है, यहाँ पे कोई और कंट्री है, कुछ और चलना रहो, और हायर आपको एडवांटेज चाहिए। अगर आप जितना हायर हो उतना आपकी लाइन ऑफ साइट ज़्यादा है, तो आप उस पॉइंट को कैप्चर करके रखना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द लाइन्स अराउंड द इंडियन हिमालयाज जो है, तो इस वजह से ये सारे मोटिव्स होते हैं लोगों के ऊपर जाने के। तो सिविलाइजेशन तो नहीं जाती हैं, सिविलाइजेशन नहीं गए, लेकिन फ़ौज जब जाती है तो फ़ौज ने बहुत 2-3 बार स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। कि अभी रिसेंटली 2019 में मैंने पढ़ा था कि बिग फुट का स्टेटमेंट आया है, तो उन्होंने एक पैर देखा था जो बहुत बड़ा है, जो ह्यूमन उसमें नहीं आता। तो जितना मैं इस चीज़ के ऊपर डीपली इन्वॉल्व हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है 2016 जब से मैं आउटडोर्स में आया हूँ, तो मैं अपना ग्रो कर रहा हूँ अपना डेटाबेस, जितना छोटा माइक्रोबिट नॉलेज आया मैं उसको ग्रो करने में लगा हूँ। तो जितना मैंने पढ़ा है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स करके एक जगह है जहाँ पे पहली बार एक स्कल मिला था बहुत बड़ा, और एक बाल का गुच्छा टाइप ऑफ मिला था, जिसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, लेकिन कुछ निकल के बाहर ऐसा आया नहीं। तो ये यतीस का सीन ये ऐसा है कि ये लोग शायद ना यहाँ एग्जिस्ट करते थे ऑलरेडी 1952-1954 के अराउंड। यूराल्स करके एक माउंटेन रेंज है, रशियन साइड में है, और ये ना लैटीट्यूड गेम है बहुत ज़्यादा। तो लैटीट्यूड वहाँ पे अलग है, तो वहाँ पे ना स्नोफॉल जल्दी हो जाता है, और हिमालयाज में हाइट तो है ही और लैटीट्यूड भी है, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो गया, ऑल्टीट्यूड भी है। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 16 मेंबर टीम थी 1950s के अराउंड पे, और सब लोगों की मौत हो गई ऐसी तरीके से कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो ये जानवर ने मारा है या फिर ये किलिंग हुई है या फिर मर्डर हुआ है। तो एक आविष्कार को उस टाइम पे नाम दे दिया था कि भाई ये कुछ सुपर नेचुरल पावर थी, कोई ऐसा आदमी था जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में जो बड़ा सा आदमी होके आता है वो वाला आदमी है, और उसने ये काम करा है।
तो ये थ्योरी और बड़ी होती रही जब लोगों ने साइटिंग्स देखी इधर उधर उधर, लेकिन किसी के पास कोई फोटो नहीं है, कुछ एक चीज़ सामने आई नहीं। तो इतना ज़्यादा आपने जो मेंशन किया था कि इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि अगर कोई यति की फैमिली रह भी रही है ना इस पूरे पहाड़ में, जिसको हम एक साइड से क्लाइंब कर रहे हैं, उसकी अगली साइड क्या है हमको पता नहीं। ऊपर से माउंटेन में अगर आप हेलीकॉप्टर लेके भी जा रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में जूम इन नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑल्टीट्यूड गेम चल रहा है, प्रेशर इतना ज़्यादा गेम प्ले करता है कि आप हेलीकॉप्टर नीचे नहीं लेके आ सकते। नीचे लेके आ गए तो फिर नीचे ही आता रहेगा, वैली टू वैली मूव करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है कि आई विल नॉट डिनाई आई हैव नॉट सीन इट, बट आई विल ऑल्सो नॉट डिनाई कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। मे बी इट डज, बिकॉज इतना ज़्यादा तो अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये मेरा यति के ऊपर टेक है। आपका हंच क्या है? आपको लगता मुझे लगता है एग्जिस्ट करता होगा। जो आपने बात करी ये 16 लोगों की टीम की, आपको क्या लगता है वहाँ क्या हुआ था? यटी ने सच में मारा? मुझे लगता है शायद बियर इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर उनके अंदर की कॉन्स्पिरेसी रही होगी जो हुआ होगा। और अगर यति ने किया है तो यति का ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग ही रीज़न रहा होगा कि वहाँ चल क्या रहा था। लोग कहते हैं कि यति हिमालयन रक्षक है, वो हिमालयास की रक्षा करता है, वो एनर्जी की रक्षा करता है। क्या पता, यू नेवर नो। हाँ मतलब अभी देखो, रक्षा करने का मतलब तो यही है ना कि यार आप जो ऊपर ग्लेशियर्स हैं जो हमको इतना सारा पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, गंगा जो है जो इतने सारे हमारे मास को फीड कर रही है, या फिर देखो जो सबसे ज़्यादा नेचुरल वाटर है वर्ल्ड में, इट इज़ कमिंग मोस्टली फ्रॉम द माउंटेन्स इटसेल्फ। चाहे आप एंडीज़ की बात करो साउथ अमेरिका में, चाहे आप यूराल्स की बात करो रशिया और एशिया के बीच में जो है, पूरा यूरोप में जो जो हमारे माउंटेन्स है, एल्प्स है, कोई भी माउंटेन रेंज है, मोस्ट ऑफ द माउंटेन जो मैनिफेस्ट हो रहा है जनता को, ह्यूमंस को, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जो मेन वाटर सोर्स है, नेचुरल वाटर जो आ रहा है। तो अगर हम लोगों ने उसको संभाल के नहीं रखा तो हम अपने आप को एक तो हानि कर रहे हैं, ऊपर से वो इतना ऐसा एरिया हो जाता है जहाँ पे अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उसके लिए कोई रक्षक चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई रक्षक हमारे दिमाग में ही एग्जिस्ट करता है, हमने क्योंकि देखा तो है नहीं, लेकिन अगर हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है जो उस चीज़ को सेफ रख रहा है, तो बिल्कुल वही रहे वो रक्षक, वो करे, कंजर्व करे उस जगह को, क्योंकि इसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर हमारे पास ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इंडिया फीड किस पे करेगा? इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट गंगा के ऊपर है। आप उस पानी को कितनी जगह यूज़ करते हो, इरिगेशन सिस्टम में यूज़ हो रहा है, पूरा जो गंगा बेल्ट है। तो अगर वो ग्लेशियर्स चले गए तो फिर वो पूरा सिस्टम ही चला गया। तो सही है रक्षक तो भाई रहे, तू यति वहाँ पे रहे और रक्षा कर उसकी। इस पॉडकास्ट की एक फाइनल क्वेश्चन है, शायद आपने येटी देखा नहीं हो, बट क्या आपने हिमालय में ऐसा कुछ देखा है जिसे देखकर आप शॉक हो गए, या कोई जानवर जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये यहाँ क्या कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ देखी है? मुझे लगता है इंसान ही वो जानवर है जो मैंने ऐसे ऐसे इलाकों में देख लिया, ऐसी जगहों में पहुंच गया है जहाँ पे कोई मतलब नहीं है पहुंचने का। और अभी जैसे कोविड सिनेरियोस चल रहे हैं और ज़्यादा इंसान दूर 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 जा रहा है। मैं जब आउटडोर करियर अपना शुरू करा था, मुझे तो नेटवर्क्स रहते नहीं थे, तो कोई भी फ़ोटो खींची उस टाइम पे छोटे मोटे फ़ोन में, वो नीचे आए अपने लैपटॉप में डाली तो वो रहता था मटेरियल। अभी तो क्या है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहीं से स्टोरी डाल देता हूँ इंस्टाग्राम में, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट आ रहा है बढ़िया। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है और डैम्स इतने सारे बन गए हैं और इतने सारे मैं जानवरों से इतना स्केर्ड नहीं हूँ जितना मैं इंसान को जब मैं विल्डरनेस में देख लेता हूँ कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है, मोटिव क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पे। क्यों, क्या होता है? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो किसी को वहाँ पे ऐसे इलाके में। अगर आप आप योगीज की बातें कर रहे हो मैं योगीज की नहीं, मैं मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट्स की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे इलाकों में जितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन से मतलब है पहले तो मतलब एक टीम आएगी जो आपको रेकी वेकी करेगी, फिर ये होगा फिर ये होगा, इवेंचुअली वो बिल्टअप हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा डर तो उनसे लगता है। हाँ, पर अगर मेरे जैसा कोई आदमी है जो भी किसी मोटिव से वहाँ आ रखा है, जो किसी को इवैक्यूएट करना है, या फिर कोई टीम है जो हाइक कर रही है, ट्रैक कर रही है, उनको देख के तो बहुत खुशी होती है कि अब एक हेल्प है। जब आप एक किसी अदर ह्यूमन को देखते हो ना ऊपर पे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इन द मिडल ऑफ द नाइट आप किसी कोई बिना मोटिव के वहाँ पे घूम रहा है, तो वो तो फिर थोड़ा जानवर से ज़्यादा डेंजरस लगता है। बट अदर देन मतलब दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रेकी टीम्स के अलावा और मैं कोई मोटिव्स रहते हैं उनके? हाँ, वही
कीड़ा जड़ी वाला जो मैं आपको इंसिडेंट हम्म। बता रहा था, क्योंकि हम लोग जब जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे उसका सीज़न था नहीं, तो हमने इसी टाइम पे वो चूज़ करा था उस इलाके को एक्सप्लोर करने का। और हम जब उस टाइम पे गए थे तो हम लोगों ने उसकी वो जगह देखी जहाँ पे वो लोग रुकते थे। हमारे साथ चीज़ ये हुई, हमने वहाँ पे रुकना नहीं था, हमारा कोई मोटिव नहीं था। अगर उनमें से कोई लोग ये सुन रहा है तो सुनो भाई। तो हम लोग ने उस पॉइंट को पियर्स करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना था, जहाँ पे सिविलाइजेशन है, नीचे गाँव वाँव हैं बहुत सारे। तो हमें उसमें ना एक नदी क्रॉस करनी थी, और नदी में क्या होता है कि पूरे दिन भर की जो सन पड़ रहा है उस वजह से नदी का जो बहाव है वो दिन के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो बढ़ता चला जाता है अगर बारिश भी हो रही है। तो हम लोग उस टाइम पे पहुंचे थे 4:35 के अराउंड, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरे भीग रहे थे। बैक पैक लोड हमारे पास ठीक ठाक रहा होगा, 20 kg तो रहा ही होगा। और इतने जब वहाँ पहुँचे तो हमने बोला कि अब कोई क्रॉस करना है, नदी के बहाव इतना ज़्यादा है, 7 लोगों की हमारी टीम है, करना क्या है। हम प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि यहाँ से ऐसे करके क्रॉस करेंगे। तो हमने सब कुछ कर दिया, एक आदमी को मूवमेंट होने लगी, वो पानी इतना ज़्यादा तेज था कि वो झटके से शोर में होने के कारण ही बच गया यार, इतना ज़्यादा दूर नहीं गया। हम लोग यार रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, खाना वाना सब कुछ है, क्यों रिस्क लेनी क्यों है। अभी तो पता है ना कि सेफ्टी फर्स्ट, तो सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, तो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। विल हॉल्ट है यहीं पे, और मॉर्निंग में हम मूव करेंगे, ये मैंने सुझाव दिया टीम को, और एवरीवन अग्रीड। किसी को रिस्क नहीं लेना था वो वाला जो वहाँ पे बनता है, कोई हमारे साथ कैजुअलिटी नहीं है, कुछ सब ठीक ही है, सब अच्छे ज़्यादा चलने वाले। तो हम लोगों ने एरिया एक्सप्लोर किया, तो हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहाँ पे ना अबैंडन्ड इलाका है, ऐसे विल्डरनेस में। वो अबैंडन इलाका हमने देखा। अब देखो हमारा सब कुछ गीला हो रखा है, ठीक है, हमको खाना बनाना है, हमारे पास गैस है, लेकिन हमें भूख ज़्यादा लगी है, बहुत दिन चढ़ के आए हैं, तो जितना ज़्यादा लकड़ी अगर मिल जाए ना तो उससे बन जाता है खाना। हमने ढूंढना शुरू करा वो अबैंडन इलाके को, तो हमने वहाँ पे देखा कि लकड़ियाँ स्टोर करी हुई थी एक जगह पे, और सूखी घास हमको मिल गई। हमने लगा वाह, तो चांदी होगी, इट्स गुड थिंग। तो हमने जब और चीज़ें निकाली वहाँ पे, तो बर्तन भी मिल गए। उसके बाद एट दी एंड हमने ना ऐसी चीज़ देखी जो मिलनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो वो था कि इन लोगों के पास ऐसे हथियार वथियार रहता है कि अगर हमको किसी ने स्पॉट कर लिया, एट दी एंड वो इलीगल धंधा कर रहे हैं, है ना। जो वहाँ पे जो कर रहा है वो अभी तो क्राइम है ना अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि आप वो लेके नहीं आ सकते और ना उसको स्मगल कर सकते हो, बाकी चीज़ें तो है ही। तो सिर्फ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही कि आप उसको वहाँ जाके प्लग करके ला रहे हो। आई होप इट चेंजेस, इसको शायद लीगल कर दो या कुछ तो करो कि यार ये थोड़ा वायलेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर वो लोग वहाँ पे होते, हम लोग भी वहाँ पे हैं, तो वायलेंस हो गया था उसी टाइम पे एग्जैक्ट। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को हम लोग उनको देख लें ये काम करते हुए, तो हो गया था वो वायलेंस। तो मैं उस चीज़ से बड़ा फेयर करता हूँ कि यार अगर वहाँ पे कोई है, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वो लोगों के पास हथियार है, तो हम लोग तो वहाँ पे गए ना। आप इतना वास्ट एरिया है, इतना वास्ट जंगल है कि मैं अगर एक पॉइंट देख रहा हूँ सुबह के टाइम, तो मुझे 2 दिन लग जाते हैं वहाँ पहुँचने तक, लाइक अ डेजर्ट की बहुत बड़ी विजिबिलिटी होती है। तो पहाड़ों में भी ऐसी, अगर आपको क्लियर डे में अगर आप हाइट में हो, हाइट से आपको कोई चीज़ दिखती है, तो आपको 2-3 दिन लग जाना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो ऐसे ही हमारे साथ चल रहा था, और इतने थके होने के कारण हमने जब वहाँ वो देखे हथियार, मतलब यार ये तो ठीक चीज़ हुई है कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ करे, तो वो एक इंसिडेंट था ऐसा कि मतलब फिर तो कोलिजन हो जाता वहाँ पे, डिसरे हो जाता, और मेहैम मच जाता ठीक ठाक, कि वहाँ से उन्होंने हमको देख लिया। नो वन इट इज़ एट फॉल्ट। कोशिश तो हमेशा ये नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमंस के साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उस जानवर के साथ मैं कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकता था। हमारा कॉन्वर्जेशन वो आइज़ के थ्रू ही हो रहा था। यहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, लेकिन वो एक पैनिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें इंसान अगर कॉन्वर्सेशन करे तो वेल एंड गुड, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम से वो हिट हो जाता है कि ओके देयर इज अनदर ह्यूमन हियर, और करो। तो दैट्स वाई ह्यूमन से ज़्यादा स्केर्ड हूँ। ऊपर में जो जहाँ पे नहीं होना चाहिए वो वहाँ पे मिल जाए अचानक से, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। और कभी कभी हम ही लोग हो जाते हैं, हम कोई लोग हमको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और हम वहाँ अचानक से पहुँच गए, तो वो मेहम क्रिएट हो गया ऑल ऑफ अ सडन। वो हमको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन कोई ह्यूमन आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा खुशी होती है किसी, आप जब ह्यूमन को देख लो ना ऊपर में, तो मतलब आपके पास हेल्प है, आप अकेले नहीं हो, देयर आर अदर पीपल अराउंड यू, एंड आपको सबको साथ लेके संभल के सेफली नीचे हो जाओ, तो अच्छा है। मुझे तो ऊपर ऊपर ही कंफर्ट लगता है एनीवे। ये TRS हिंदी का एक बहुत ही मेमोरेबल एपिसोड बन चुका है। थैंक यू। थैंक यू देवांग भाई। इसके जी। बाद हम कुंतल जॉयशर से बातें करेंगे, जी शायद वो भी हिंदी एपिसोड होगा, आई डोंट नो। ठीक है। और उसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड भी रिकॉर्ड करना है आपके साथ ठीक है। आज शाम को। थैंक यू फॉर ओपनिंग अप सो मच ब्रदर। वेलकम, थैंक यू फॉर आस्किंग ऑल द गुड क्वेश्चंस। आई गेस दैट्स माय जॉब भाई। ऑलवेज लर्निंग व्हेन आई स्पीक टू यू। आई कांट बिलीव कि आप मेरे ही एज के हो। हाँ जी। लाइक आपने इतना कुछ देख लिया है। नहीं मतलब हम दोनों ने अपने अपने फील्ड्स में अपनी अपनी चीज़ें देखी हैं। जो आपने खुद देखा है वो शायद मैंने नहीं देखा, वो साइड विटनेस नहीं किया।
तो I mean, I never thought of that, but maybe I've seen different things, हाँ मतलब जी। a different side of life. जी पर आपसे और बहुत सारे सवाल पूछने हैं over the years, क्योंकि I feel कि आप TRS पर आते रहोगे. जी जी देवांग भाई के हैंडल्स मैंने नीचे लिंक किया. Genuinely go check out his Instagram. Very interesting Instagram. थैंक यू। हाँ मुझे यार एक आयरन मैन दौड़ना है, तो अगर 10K हो जाएगा उसके बाद मैं आयरन मैन दौड़ूंगा। आप वैसे बहुत कुछ करते हो. ये आउटडोर्समैन स्पोर्ट या आउटडोर्समैन हॉबी जी आपके पर्सनालिटी की सिर्फ एक पार्ट है. जी आई जी फील जी कि और बहुत सारे हिस्से हैं जो लोगों को अभी डिस्कवर करने हैं आपके बारे में. जी 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 तो देवांग भाई, थैंक यू फॉर ओपनिंग अप ऑन TRS द रणवीर शो हिंदी. इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. अगर ये पॉडकास्ट को ग्रो करना है वो आपके शेयर्स के थ्रू ग्रो होगा. और अभी के लिए देवांग भाई को फॉलो कीजिए एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू।